फिजिक्स में कुछ चीज़ों को बताने के लिए सिर्फ एक नंबर काफ़ी होता है, लेकिन कुछ के लिए आपको दिशा भी बतानी पड़ती है। बस यही है सदिश और अदिश राशियों के बीच का असली फर्क, और आज हम इसी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पर यही हमें बताएगा कि हमें अपनी दुनिया को समझने के लिए दो अलग अलग तरीकों की जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए, एक साइन बोर्ड सिर्फ ये बता रहा है कि गांधीनगर 40 किलोमीटर दूर है, मतलब सिर्फ परिमाण। लेकिन दूसरा बोर्ड वो दूरी के साथ साथ एक तीर से दिशा भी बता रहा है। और बस यही वो क्रूशियल फर्क है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि दिशा इतनी जरूरी क्यों है। फिर अदिश और सदिश राशियों को समझेंगे, उनका जोड़ और गुणनफल कैसे होता है ये देखेंगे, और आखिर में इस पूरी थियरी को असली प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, अदिश बनाम सदिश राशियां। देखते हैं आखिर ये हैं क्या और इनके उदाहरण क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं अदिश राशियों की, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। ये वो सीधी साधी वैल्यूज हैं जिन्हें दिशा से कोई लेना देना नहीं है, बस एक नंबर और काम हो गया। और इसके ठीक उलट हैं सदिश राशियां, यानी वेक्टर क्वांटिटीज। यहां अगर आपने दिशा नहीं बताई तो बात ही अधूरी रह जाएगी। इन्हें पूरी तरह से समझने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर अदिश राशियों के कुछ आम उदाहरण देखें तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूरी, द्रव्यमान, तापमान या फिर समय। इनमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। और अब आते हैं सदिश राशियों पर। यहां देखिए, बल, वेग, त्वरण, इन सब में दिशा बताना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फोर्स लगाओ, आपको बताना पड़ेगा किस दिशा में फोर्स लगाओ। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि सदिश क्या होते हैं, तो अगला सवाल ये है कि इन्हें जोड़ा कैसे जाता है। चलिए अब सदिशों के जोड़ को समझते हैं। इसके लिए एक बहुत ही काम का नियम है, समांतर चतुर्भुज का नियम। ये हमें तब मदद करता है जब दो सदिश अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हों और हमें उनका कुल असर यानी परिणामी पता करना हो। चलिए इसी फॉर्मूले को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 3 न्यूटन का बल पूरब की ओर लग रहा है और 4 न्यूटन का बल उत्तर की ओर, तो दोनों के बीच का कोण हुआ 90 डिग्री। जब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें जो परिणामी बल मिलता है वो है 5 न्यूटन। यहां पर एक बात बहुत दिलचस्प है, वेक्टर्स के बीच का जो कोण है ना, वो सब कुछ तय करता है। अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हैं तो हमें मिलता है अधिकतम परिणामी बल, और अगर वे ठीक उल्टी दिशा में हैं तो मिलता है न्यूनतम परिणामी बल। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है। मान लीजिए आपके पास 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो बल हैं, तो इनमें से कौन सा परिणामी बल हो ही नहीं सकता। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, हमने अभी अभी क्या सीखा। अधिकतम बल होगा 4 + 3 यानी 7 न्यूटन, और न्यूनतम बल होगा 4 - 3 यानी 1 न्यूटन। इसका मतलब जो भी परिणामी बल होगा वो 1 और 7 न्यूटन के बीच में ही होगा। तो जाहिर है 8 न्यूटन का बल तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, जोड़ने की बात तो हो गई, लेकिन क्या वेक्टर्स को गुणा भी किया जा सकता है? बिल्कुल, और इसके भी दो अलग अलग तरीके हैं। चलिए अब समझते हैं सदिशों के गुणनफल को। पहला तरीका है डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल। इसकी खास बात यह है कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो जवाब मिलता है वो एक अदिश राशि होती है, मतलब सिर्फ एक नंबर। जैसे कि वर्क यानी कार्य की गणना करने में ये बहुत काम आता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं। हम क्या करेंगे, बस आई वाले घटक को आई वालों से, जे वालों को जे वालों से और के वालों को के वालों से गुणा करके सबको जोड़ देंगे, और आखिर में हमें एक सिंगल नंबर मिलेगा जो इस केस में है 108। और दूसरा तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल। ये बहुत ही शानदार है। इसमें जब आप दो वेक्टर्स को गुणा करते हैं तो जवाब में आपको एक अदिश नहीं बल्कि एक नया सदिश मिलता है, और वो भी ऐसा सदिश जो उन दोनों के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होता है। तो हमने थ्योरी तो काफी समझ ली। अब देखते हैं कि इस थ्योरी से असल में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। चलिए एक और आम सवाल हल करते हैं। किसी भी दिए गए सदिश का परिमाण कैसे पता करें? मान लीजिए हमारे सामने ये वेक्टर ए है जो 3 आयामों में है, 3i + 8j + 5k। अब सवाल ये है कि इसकी कुल लंबाई यानी इसका परिमाण कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए हम एक तरह से पाइथागोरस प्रमेय का ही 3D वर्जन इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल है।
हम हर एक घटक का स्क्वायर करते हैं, उन सबको एक साथ जोड़ देते हैं और जो भी टोटल आता है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इस केस में हमारा जवाब है स्क्वायर रूट 98। तो हमने देखा कि वेक्टर्स फिजिक्स की एक कितनी शक्तिशाली भाषा है। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल से लेकर चुंबकीय क्षेत्र तक ये हमारे आसपास की हर गतिशील चीज को समझने में मदद करते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी जटिल प्रणाली है जिसे वेक्टर्स के बिना पूरी तरह से समझा जा सकता है?